Hello everyone, welcome back to my channel Humanities. Today we will be covering important questions of BPSC 134. ठीक है, एक सेकेंड. So first question is what is liberal approach to study इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है, तो लिबरल अप्रोच क्या है जिससे हम इंटरनेशनल रिलेशन स्टडी करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब आप ये इसका प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना, तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सबसे पहला जो टाइप मिलेगा वो ये मिलेगा कि डिफरेंट अप्रोचेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, तो अप्रोच कोई भी मिस करके नहीं जानी है. ठीक है, मैं सारी अप्रोच कवर कराने वाली हूँ बैक टू बैक वीडियोस में. तो फर्स्ट इज व्हाट इज लिबरल अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. लिबरलिज्म क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि हेल्प करता है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी करने में. ठीक है, अब लिबरलिज्म देता है एम्फेसिस किस चीज पर है? कॉपरेशन पर, म्यूचुअल गेन्स पर और पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ठीक है, अभी लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट आया था अगेंस्ट ऑफ रियलिज्म. ठीक है, किसके अगेंस्ट में आया था? रियलिस्ट थ्योरी के अगेंस्ट में आया था ये. ठीक है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो रियलिस्ट थ्योरी ना ध्यान देती है ज्यादा पावर पर. पावर मीन्स यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो किस चीज के लिए जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गवर्न करे? सिर्फ पावर के लिए. ठीक है, यानी जो जितने भी स्टेट्स हैं वो पावर की भूख है उनमें. ठीक है, जिसको भी हम लेटर ऑन का कंप्लीटली समझेंगे. तो बस आपको लिबरलिज्म में ध्यान देना है कि लिबरलिज्म के जितने भी प्रोपोनेंट्स हैं, जो भी लिबरलिज्म के सपोर्ट में थे स्कॉलर्स, उनका ये मानना था कि जो स्टेट है उनको आपस में कॉपरेट होकर रहना चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए. ठीक है, आपस में ट्रेड करना चाहिए और प्रोग्रेस करनी चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. यहाँ पे ध्यान दिया गया था कॉपरेशन और म्यूचुअल गेन्स पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस. लिबरल रिजेक्ट द रियलिस्ट नोशन ऑफ अ जीरो सम गेम वर वन स्टेट गेन इज नेसेसरी अनदर लॉस. यानी कि जो लिबरल्स थे उन्होंने जो रियलिस्ट अप्रोच है उसमें जो एक आइडिया है कि जो एक स्टेट है उसका जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और दूसरे का हारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी एक का जीतना और दूसरे का हारना इज इंपॉर्टेंट. इस वाले जो पूरे कॉन्सेप्ट है इसको क्या किया है? रिजेक्ट किया है. और उन्होंने किस चीज पे जो है एम्फेसिस दिया है कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं उनको कॉपरेट करके चलना चाहिए अगर उनको अपना फायदा चाहिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में तब. क्योंकि जब भी वॉर करते हैं तो क्या होता है? नुकसान होता है ना स्टेट्स का. कितने सोल्जर्स मारे जाते हैं. ठीक है, जो कॉमन पब्लिक है उनको कितनी डिफिकल्टी होती है. प्लस जो है वेल्थ है वो ड्रेन होती है स्टेट की. नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस. ग्रोइंग इंटरकनेक्टेडनेस यानी कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से, ठीक है, वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड हो गया, इतना ज्यादा ट्रेड होने लगा है. ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे हैं. तो इससे क्या बढ़ी है? इंटरडिपेंडेंस बढ़ी है बिटवीन स्टेट्स. यानी पहले क्या हुआ करता था कि स्टेट फ्री हुआ करते थे, बट अब क्या है? एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट पर डिपेंड है ट्रेड के लिए. ठीक है, इसलिए ज्यादातर वॉर भी जो है अब आप देखोगे ज्यादा लंबे समय तक नहीं कंटिन्यू की जाती है क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे आ जाती है. अभी आप जैसे देखोगे कि इंडिया और चाइना के पॉलिटिकली इतने अच्छे रिलेशन नहीं है ना. पॉलिटिकल रिलेशन देखोगे तो अनबन चलती रहती है. जैसे एक्साई चीन वाला एरिया है उस पर जो है डिबेट चलती रहती है. बट चाइना से हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, सामान. तो इस वजह से हम क्या है? चाइना पर डिपेंडेंट है. और चाइना भी अपना ट्रेड जो है, एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना का इन इंडिया. ठीक है, ट्रेड पर्पज के. तो इसलिए चाइना भी क्या है? इंडिया पर डिपेंडेंट है फॉर ट्रेड. तो इसलिए क्या है? ये आपस में एक म्यूचुअल रिलेशन जो है स्टैब्लिश करके रखते हैं जिससे जो है वॉर जैसी स्थिति आगे चल के उत्पन्न ना हो. नेक्स्ट, रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. देखो, पहले क्या था? कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करती. जैसे कि अब क्या? यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ के लिए वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ और WHO है. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या हुआ? एक तरीके से ये इमर्ज होके आई. और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? जैसे कि आप देखोगे तो UN है. एक सेकेंड, यूएन के जितने भी स्टेट्स मेंबर हैं, जितने भी स्टेट्स यूएन के मेंबर है, तो उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है किसी भी इशू को लेकर, तो उसको रिजॉल्व कराना किसका काम है? यूएन का काम है. तो यूएन ऐसे हेल्प करता है इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स स्टेट. ठीक है, यानी जितने भी देश जो है यूएन के मेंबर है उनके बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो यूएन क्या करता है? हेल्प करता है इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रेड रिलेटेड जो इश्यूज हैं बिटवीन स्टेट्स उसमें हेल्प करती है. ठीक है, सेकंड, अलाउ स्टेट टू कम्युनिकेट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट पीसफुली. अब ये जो लिबरलिज्म है ना, ये वॉर वाली चीजों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते. ये कहता है जो भी अगर आपके बीच में ये जो स्टेट्स हैं उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो भी रहा है तो उनको पीसफुली, ठीक है, ट्रीटी के थ्रू क्या करना चाहिए? रिजॉल्व करना चाहिए. ये ए है. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी. अब
कुछ स्कॉलर्स का ऐसा भी मानना है अंडर लिबरलिज्म कि जिन्होंने लिबरल थ्योरी दी है उसके अंडर कि जो डेमोक्रेसी है ना, जिस जिस स्टेट में डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो जहां पर इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पे वॉर जैसी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब क्यों? क्योंकि अब रीजन क्या है इसकी, डेमोक्रेसी शेयर कॉमन वैल्यूज, क्योंकि डेमोक्रेसी में किस टाइप की वैल्यूज हमें देखने के लिए मिलती है कि जहां पे भी डेमोक्रेसी होती है वहां पे लोगों के पास इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है, प्रॉपर एक रूल होता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती वो, तो इसलिए वो किस चीज पर रिप्रेजेंट देती है, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, यानी कि ट्रीटी वगैरह पे बातचीत से, नेगोशिएशन करके, डिबेट डिस्कशन करके इशू को रिजॉल्व करने के लिए इन सब चीजों पे क्या देती है, वो एम्फेसिस देती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं आर अकाउंटेबल टू देयर इलेक्टोरेट्स, यानी कि जो उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो कॉमन पब्लिक है, डेमोक्रेटिक लीडर जो है उनके लिए अकाउंटेबल, यानी उनको जवाबदेह है, ठीक है। अगर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कंट्री का नुकसान हो रहा है तो जो पीपल, ये जो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, और जो एक डेमोक्रेसी का एक यूनिक फीचर है वो ये भी है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है इन डेमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो फर्स्ट चैप्टर यही है और मैंने ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से जो है ना कराया हुआ है, तो अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी लिंक, ठीक है, आप आगे चेकआउट कर सकते हो। रियलिज्म एक अप्रोच है टू स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब रियलिस्ट का क्या मानना है कि जो स्टेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टर है इन इन गवर्निंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इसमें अल्टीमेट गोल क्या है, द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी स्टेट इज ओन सर्वाइवल, मतलब क्या है भाई यहाँ पे, जब आप बहुत पहले के टाइम पे देखोगे ना, जब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे क्या माना जाता था कि स्टेट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इन गवर्निंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड सेकंड थिंग इज कि सुप्रीम ऑब्जेक्टिव क्या होता है हर एक स्टेट का, गोल क्या है हर एक स्टेट का, अपना सर्वाइवल, यानी अपने आप को बचाए रखना, क्योंकि उस टाइम पे क्या चल रहा था ना, सब स्टेट क्या कर रहे थे, अपनी पावर को एक्सपेंड कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरे जो छोटे जो स्टेट्स है ना उन पर अटैक कर कर उनका जो एरिया है उसको कैप्चर कर ले रहे थे, अपनी स्टेट में मिला ले रहे थे, ठीक है। तो इसलिए जो है कंसर्न जो है उभर के आ रहा था किसका, सिक्योरिटी डिलेमा का, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो अल्टीमेट गोल था वो क्या था, हर स्टेट का अपना सर्वाइवल, यानी अपने आप को बचाए रखना किसी भी अदर स्टेट से कि वो हमें कैप्चर ना कर ले। सेकेंड, सिक्योरिटी डिलेमा, क्योंकि सब स्टेट क्या कर रहे हैं, अपना ऑन सर्वाइवल खुद इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम कैसा है, एनार्किक। एनार्किक सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी जो है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो हायर अथॉरिटी, यानी पूरे इंटरनेशनल सिस्टम पे में एनार्की है, यानी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है या अथॉरिटी नहीं है जो स्टेट को क्या करे, गवर्न करे, या उनके बीच में जो अगर कोई डिस्प्यूट हो भी रहा है, वॉर जैसी स्थिति बन रही तो क्या करवाए, रिजोल्व कराए। जैसे अभी यूएन है, बट उस टाइम पे ऐसी यूएन जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई देश जो है इतना पावरफुल था कि वो जो अदर स्टेट्स हैं उनको क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। तो सब स्टेट अपने मालिक थे एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी डिलेमा जैसी जो सिचुएशन जो इस टाइम पे बनी। अब सिक्योरिटी डिलेमा का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, एक्शंस टेकन बाय वन स्टेट टू इंक्रीज इट्स सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि मतलब इस चीज के डर से कि कहीं हमें जो अदर स्टेट है वो कैप्चर ना कर दे, हम पे वॉर, हमारे साथ वॉर ना लड़े, तो हमें क्या होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए कि हम सामने वाले को काउंटर कर सकें या सामने वाले के साथ लड़ाई लड़ सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब इन सब चीजों को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, मिलिट्री बनाते हैं, ठीक है, यानी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्लस न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं, ठीक है, शिप्स, वॉर शिप्स बनाते हैं, कॉमन शिप्स नहीं, वॉर शिप्स जिनसे लड़ा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलायंस ऑन ओन कैपेबिलिटी, यानी कि उस टाइम पे सेल्फ हेल्प सिस्टम चलता था, यानी कोई अदर देश जो है किसी भी देश की जाके हेल्प नहीं करता था, सब देश जो है अपने रिसोर्सेज पर यानी अपनी आर्मी पर डिपेंड रहते थे, ठीक है, एज वेल एज अपने जितनी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उस चीज पर डिपेंड रहते थे, कोई और देश जो है हेल्प नहीं करता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन, अगर इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो रही है तो इंडिया और चाइना ही जो है आपस में जो है सुलझे, या जो है कोई किसी की जो है कोई कोई विन हो या कोई लूज करे इस चीज में, ठीक है, कोई तीसरा देश आके इंटरवीन नहीं करेगा।
Next is the absence of world system is defining characteristics of international system for realist. नेक्स्ट थिंग इज पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स का मतलब क्या, सब जो है ना पावर के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हम ज्यादा पावरफुल हो जाएं, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया हमारे अंडर होगा उतने ज्यादा हम पावरफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर। अब धीरे धीरे क्या कॉन्सेप्ट आया, बैलेंस ऑफ पावर। जैसे कि मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले अगर दो स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है तो तीसरा इंटरवीन नहीं करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि अलायंस सिस्टम आया। अलायंस सिस्टम मतलब जैसे कि आपने कोल्ड वॉर के बारे में देखा होगा, और किसी ने मेरी प्लेलिस्ट देखी है तो मैंने कोल्ड वॉर भी जो है अच्छे से समझाया हुआ है कि जो यूएसए है, यूएसए ने अलायंस फॉर्म की बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और क्या बना, नाटो बना, ठीक है। ऐसे ही यूएसएसआर बना उसको काउंटर करने के लिए। जो यूएसए है उसकी पावर को काउंटर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज ने आपस में अलायंस बनाई और यूएसएसआर का इमर्ज हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर देख रहे हैं कि भाई सामने वाले का जो पावर है इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो हमारा एरिया कैप्चर कर ले या हम पे जो है एकदम से अटैक कर दे। तो इसलिए हम पहले ही क्या बना लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं उसको काउंटर करने के लिए, जिससे उसमें भी क्या बना रहा है, डर बना रहा है, ठीक है। सो ये थी रियलिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट इज मार्क्सिस्ट अप्रोच। और मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये एकदम डिस्टिंग्विश है, एकदम डिफरेंट है इन दोनों अप्रोच से। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इंटरनेशनल रिलेशन की ऑफर करती है एक डिफरेंट लेंस। कैसे, ये किस चीज पर एम्फेसिस देती है, ग्लोबल कैपिटलिज्म पे। एक सेकेंड, ये किस चीज पे एम्फेसिस देती है, ग्लोबल कैपिटलिज्म। अब देखो कैपिटलिज्म का मतलब आपको पता होगा ना कि ऑनरशिप ऑफ लैंड। कैपिटलिज्म, ग्लोबल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है। अब अगर आप एक छोटे लेवल पे देखोगे तो आप कैपिटलिज्म को कैसे देखोगे, ऑनरशिप ऑफ लैंड। ग्लोबल कैपिटलिज्म पे देखोगे तो आप कैसे देखोगे कि स्टेट जो है क्या कर रही है, अदर स्टेट्स के रीजन को क्या कर रही है, इन्वेड कर रही है और कैप्चर कर रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया ग्लोबल कैपिटलिज्म का, एग्जांपल हो गया कि सब देश जो क्या है आपस में पावर की लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने की लड़ाई कर रहे हैं जिससे वो अपनी पावर बढ़ा सके, ठीक है। और मार्क्सिस्ट ने आर्ग्यू किया है जो इकोनॉमिक बेस है वो है मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लो कल्चर आइडियोलॉजी। यानी कि देखो मार्क्सिस्ट का ये कहना है कि जो इकोनॉमी की जो बेस बनाते हैं वो कौन बनाता है, प्रोडक्शन। यानी जो हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या जो मार्केट है ना, इकोनॉमी जो मार्केट इकोनॉमी है वो जो है मेन इकोनॉमी बनाती है किसी भी कंट्री की। मतलब जो ये मिलिट्री वगैरह पे खर्चा हो रहा है ना, जो मिलिट्री बनाने पे खर्चा हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन पे खर्चा हो रहा है, इसके लिए पैसा भी तो कहीं से आ रहा होगा। तो वो कहाँ से आ रहा है, मार्केट से आ रहा है, इकोनॉमी से आ रहा है, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मार्क्सिस्ट ने किस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस दिया है, इकोनॉमी पे, ठीक है, और ग्लोबल कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट पे। मार्क्सिस्ट ने बोला है कि जो ओरिजिनल थ्योरी है वो फोकस करती है किसी पे, क्लास स्ट्रगल। यानी कि इन्होंने जो डिवीजन बताया है सोसाइटी में किस टाइप के लोग थे, दो टाइप के लोग थे। एक थी बर्गियस क्लास जो कि ऑनर थी, यानी कि जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी, फैक्ट्रीज हुआ करती थी। और एक थी प्रोलिटरेट क्लास यानी जो वर्किंग क्लास, यानी जो उन जमीनों पर या तो खेती कर रही है या जो उन जमीन पे इंडस्ट्रीज बनी हुई है उनमें काम कर रही है, ठीक है। मार्क्सिस्ट एम्फेसाइज ग्लोबल सिस्टम जो है इनहेरेंटली क्रिएट अनइवन डेवलपमेंट। अब देखो ये जो ग्लोबल सिस्टम है ना, जो कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया और लोगों ने, स्टेट्स ने इनको अपनाया, तो इससे क्या हुआ, हमें क्या देखने के लिए मिलता है, ग्लोबली अनइवन डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यानी कि सभी लोग एक समान नहीं है, कोई ज्यादा अमीर है कोई ज्यादा गरीब है। तो इसीलिए कोर और पेरिफेरी का क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। कोर कौन से देश हैं, जो डेवलप्ड हैं, ठीक है। पेरिफेरी कौन से देश हैं, जो कि अनडेवलप्ड है। अब डेवलप्ड में कौन से आ गए, जर्मनी, ठीक है, यूएस, ब्रिटेन उस टाइम पे, जापान। और अंडर डेवलप्ड में कौन सा आ गए, इंडिया हो गया, ठीक है, और इंडिया हो गया, चाइना हो गया। ये सब किस में आ गए, डेवलपिंग नेशंस में आ गए। सॉरी डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलप, अनडेवलप्ड। उस टाइम पे अनडेवलप्ड थे, अब ये डेवलपिंग नेशन में है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट होते थे, डेवलप, या तो सारी कुछ कंट्रीज क्या डेवलप है या कुछ क्या अंडर डेवलप्ड है। डेवलपिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस टाइम पे, ये बाद में आया ग्लोबलाइजेशन के बाद में, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यू डेट द, इससे क्या है, ये जब तो कॉन्सेप्ट आया ये कुछ देश क्या हो गए, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो गए, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी आ गई। और कुछ ऐसे देश हो गए जो बिल्कुल एकदम एक्सप्लॉयटेशन में चल रहे हैं, एकदम लो लो लेवल पे चल रहे हैं, एकदम पुअर, जो गरीब हो गए, ठीक है। तो इससे क्या आता है भाई, एक डिपेंडेंसी थ्योरी आती है कि जो
ये अनडेवलप्ड देश है, जो गरीब देश है, वो किस पर डिपेंड हो गए? डेवलप नेशन पे डिपेंड हो गए हर चीज के लिए। ठीक है। पेरिफेरल स्टेट बिकम डिपेंडेंट ऑन कोर स्टेट फॉर मार्केट, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, यानी हर चीज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मार्केट के लिए। ठीक है, यानी कि अगर ये कोई गुड्स बना रहे हैं तो वो कहाँ बेचेंगे? डेवलप नेशन में बेचेंगे। ठीक है। चीप बाय सप्लाइंग चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल, यानी कि ये जो अनडेवलप्ड नेशन है, इनका काम क्या है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, जिससे ये रॉ मटेरियल देंगे तभी तो इनकी इंडस्ट्रीज में जाके वो पूरा फिनिश गुड बनेगा। जैसे कि कपड़े के लिए इन्होंने, जो अनडेवलप्ड नेशन है, ठीक है, उन्होंने कॉटन उगाया या धागा बना के दिया, उसके बाद वो धागे से क्या बना? प्रॉपर कपड़ा बना। ठीक है, फिर वो मार्केट में जाके बिकेगा। Unlike realists who see the state as unitary, rational actor pursuing a national interest, often determined in terms of power and security, जैसे कि रियलिस्ट में हम क्या देखते हैं कि स्टेट किसके लिए काम कर रहा है? पावर के लिए काम कर रहा है और अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। मार्क्सिस्ट का व्यू ये था कि स्टेट जो है डोमेस्टिकली इंटरनेशनली क्या प्रमोट कर रहे हैं? कैपिटल क्लास को प्रमोट कर रहे हैं और उनका ही फायदा देख रहे हैं। ठीक है। मार्क्सिस्ट अप्रोच को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बट उसके बाद भी जो है, क्रिटिसिज्म के बाद भी एक सिग्निफिकेंट approach है to study international relations. अब next question is different dimensions of globalization. तो globalization की different dimensions क्या है? तो globalization क्या है? एक multifaceted भी लिख सकते हो यहाँ पे, या आप multi-dimensional लिखोगे तो it will be easier for you. Multi-dimensional phenomena. इट रिफर्स टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस, यानी ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या है? जो वर्ल्ड है पूरा कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हो गया है एक दूसरे पर। इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड, सब चीजों को क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। इकोनॉमिक डायमेंशन में हम क्या देखेंगे कि ट्रेड कैसे बढ़ गया है। ठीक है। और ट्रेड की जो ये ट्रेड बढ़ा है, इसकी वजह से क्या बढ़ गई? डिपेंडेंसी थ्योरी आई है और डिपेंडेंसी बढ़ गई है आपस में। सॉरी, डिपेंडेंसी थ्योरी नहीं, यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं देश। डिपेंडेंसी थ्योरी इज अ डिफरेंट थिंग। इंटरडिपेंडेंट, ये डी है। आपस में जो देश है वो क्या हो गए? एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं। ठीक है। फिर चाहे वो कोई भी देश हो, डेवलप्ड नेशंस हो, अंडर डेवलप्ड नेशन हो, चाहे डेवलपिंग नेशंस हो। दिस इज परहैप्स द मोस्ट विजिबल डायमेंशन। इट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर, टैरिफ, कोटा, द ग्रोथ ऑफ रीजनल इंटरनेशनल। देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ग्लोबलाइजेशन आएगा तो उससे क्या होगा कि जो देश है उनमें इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई है। सेकेंड थिंग इज कि जो ट्रेड टैरिफ और कोटाज है ना, वो भी रिड्यूस हुए। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है रशिया के साथ ट्रेड करना है, ठीक है, हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं इंडिया और रशिया के, ठीक है, या भाई आप करंट एग्जाम्पल लो अमेरिका और इंडिया का। अमेरिका ने क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिए, है ना। हालांकि इंडिया पर भी टैरिफ बढ़ाए गए, बट ज्यादा नहीं बढ़ाए गए। क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्योंकि अमेरिका और इंडिया के अच्छे रिलेशन है। और न्यूज आई थी ना सुनने में कि चाइना पर तो बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल ट्रिपल कर दिए, है ना। ये न्यूज सुनने में आई थी। क्यों ऐसा पॉसिबल कि भाई चाइना पर तो ट्रिपल कर दिया और इंडिया पर जो है कम कम जो है टैरिफ बढ़ा है? वो इसलिए क्योंकि अमेरिका और इंडिया की पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम एज वेल एज इकोनॉमिक रिलेशन भी अच्छे हैं। ठीक है। जिन कंट्रीज के बीच में जो है रिलेशन अच्छे होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज या डिक्रीज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। एमएनसीज का रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एमएनसीज क्या होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में जो है कंपनी बना के इन्वेस्ट कर रही है या यहाँ से आउटसोर्सिंग कर रही है। आपने देखा होगा ना बीपीओ, जो कॉल सेंटर्स होते हैं वहां पे क्या होती है? आउटसोर्सिंग होती है ना। कि वो इंडिया है तो इंडिया में, सेटअप तो इंडिया में, बट वो काम किसके लिए कर रहे हैं? बाहर की फॉरेन कंट्रीज के लिए कर रहे हैं। ठीक है। फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है ग्लोबलाइजेशन के बाद से, जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। यानी बाहर से जो बाहर देश से लोग क्या है, बाहर देश की कंपनियां क्या कर रही है? इंडिया में भी आके इन्वेस्ट कर रही है या डिफरेंट स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। पर्टिकुलरली नॉट ओनली इन इंडिया, बट यहाँ पे हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, नेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबली ग्लोबली क्या कर रही है? डिफरेंट स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डायमेंशन। ये हमने इकोनॉमिक देख लिया। पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या देखने के लिए? राइज ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। जैसे कि मैंने आपको यूएन बताया, वर्ल्ड बैंक है जो लोन प्रोवाइड करता है टू अंडर डेवलप्ड नेशन कि वो डेवलप हो सके। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डब्ल्यूएचओ है जो हेल्थ से रिलेटेड काम करता है। ठीक है। यहाँ पे हम किस टाइप के इशू डिस्कस करते हैं? ग्लोबल इशूज, जो कि सिर्फ नॉट ओनली पर्टिकुलर कंट्री बट दे आर फ्रॉम
common in every state, every country. Challenges to state sovereignty. Globalization can lead to perceived erosion of the nation-state autonomy and sovereignty. As global issues require international cooperation, state become more constrained by international law and global norms. यानी कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमें एक स्टेट सोवर्जिनिटी को चैलेंज दिखा है. क्यों दिखा है? क्योंकि जैसे कि आप यूएन देखोगे, तो अगर आप यूएन के मेंबर हो तो यूएन के जो स्टेट एंड जो यूएन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसलिए क्या देखने को मिला कि अब जो स्टेट्स हैं वो अपने मालिक नहीं रह गए. यानी कि अगर वो किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो उन्हें उनकी रूल्स, उनकी बातें जो है माननी पड़ती है. ठीक है, अब इसका एक अनदर एग्जांपल ये भी है कि जब हम इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, है ना, उस टाइम पे इंडिया जो है, इंडिया की इकोनॉमी ओपन नहीं थी. इंडिया की इकोनॉमी ओपन का मतलब क्या है? बाहर से जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर मेन रोल था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं ज्यादा. ठीक है, तो जब हमने क्या किया, अप्रोच किया वर्ल्ड बैंक को लोन के लिए कि भाई आप हमें लोन प्रोवाइड करो इंडिया को, जिससे हम अपनी इकोनॉमिक स्थिति को सुधार सके. तो वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, सबसे पहली पहली शर्त क्या रखी कि भाई आप क्या करो, सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, जिससे जो बाहर के देश हैं वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर सके. ठीक है, तो अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो क्या हमें लोन मिलता? नहीं मिलता ना. तो इससे ये देखने के लिए मिलता है कि कैसे जो स्टेट सोवर्जिनिटी है वो डिक्लाइन हो रही है. एज वेल एज रोल हमें देखने के लिए मिलता है एनजीओज का, सिविल सोसाइटीज का. ठीक है, ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इस टाइप के इश्यूज पर ये कितनी एक्टिव है. ठीक है, एनजीओज वगैरह हो गए, सिविल सोसाइटी होगी, प्लस आप देखोगे कि अगर गवर्नमेंट कभी भी जो लोग हैं उनके अगेंस्ट, अगर कुछ ऐसी पॉलिसी बना रही है जो कॉमन पब्लिक है उस चीज से खुश नहीं है, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, जो कि हमें पहले देखने के लिए नहीं मिलता था. स्टेट की सुप्रीमेसी ज्यादा थी, लोगों के पास पावर कम थी. अब लोग क्या है, अपने राइट्स के बारे में अवेयर हैं. स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी, वही राइट्स वगैरह का जो है लोग क्या है उन्हें पता है. वाइल अदर कंटेंटेड इट कैन ऑल्सो बूस्टर अथॉरिटेरियन रिजीम थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. यानी कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का स्प्रेड हमें देखने के लिए मिलता है. ठीक है, जहां पर डेमोक्रेसी जो है एक सबसे फेमस फॉर्म है, यानी डेमोक्रेसी का स्प्रेड हमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिला है. और ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है, जैसे कि आप जाओगे नॉर्थ कोरिया में, वहां पे किसका राज है? किम जोंग का. यानी कि अथॉरिटेरियनिज्म अभी भी प्रिविलेंट है बहुत सी कंट्रीज में. शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, यानी कि जो राइजिंग ऑफ न्यू पावर. ठीक है, इमर्जिंग ऑफ न्यू पावर, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स है, और आपको देखने के लिए मिलेगा सार्क एसोसिएशन है, यूरोपियन यूनियन है. इन सबका रोल ग्लोबली इकोनॉमिक मार्केट में कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है. कल्चर डायमेंशन में आपको देखने के लिए मिलेगा कैसे जो है लोग जो वेस्टर्न कल्चर है उसकी तरफ कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. द ब्लेंडिंग ऑफ ग्लोबल एंड लोकल कल्चर, दैट मीन्स जैसे कि अभी आपको एक फेमस वर्ड देखने को मिलेगा, इंडो वेस्टर्न. यानी कि कुर्ती के साथ जीन्स पहन लेना. तो ये क्या है, दो कल्चर को एक साथ कंबाइन करना. ठीक है, ग्लोबल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अब क्या सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, है ना. वाईफाईज है, मीडिया है, टीवी है. तो क्या है, बहुत जल्दी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरी देश में कहीं पे कुछ हुआ होगा ना, तो वो आपको फोन में पता चल जाएगा थ्रू न्यूज. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल.